नमस्कार, डीडी न्यूज राजस्थान के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कन्हैयालाल सेठिया जी ने क्या खूब लिखा है। आ धरती धोरारी आ तो सुरगा ने शर्मावे, ई पर देव रमन ने आवे, ईरो जसनर नारी गावे, सूरज अठे कण कण ने चमकावे, चंदो अठे इमरत बरसावे और तारा निछरावल कर जावे। जी हाँ, त्याग, शौर्य, शक्ति, भक्ति और बलिदान की धरती, आपनो रंग रंगीलो राजस्थान री धरती, हिंदुस्तान रे स्वाभिमान री धरती, आपण सगला रे स्वाभिमान री धरती। आज बात कराला रंग रंगीले राजस्थान री। राजस्थान आपरो 76वां स्थापना दिवस मना रियो है। आपण सगला रे वास्ते गौरव री बात है कि आप राजस्थान रा वासी हाँ। और आज इन रंग रंगीले राजस्थान और आपने गौरव माते बातचीत करना खातर आज अपन स्टूडियो में बहुत ही खास मेहमान पधारिया है। जल्दी हूं मैं आपरो उन सगला रो परिचय आपको करवा दूं। अपने साथ है ओंकार सिंह जी लखावत साहब, राजस्थान का बहुत जानियो पहचानियो नाम। आप ही कुशल राजनीतिज्ञ तो है ही। इनके अलावा राजस्थान रे धरोहर जदे भी बात हुए, विरासतारी जदे भी बात हुए, सबों पे लिए आपरो नाम आवे। और इन्हीं खातर आपने राजस्थान धरोहर प्राधिकरण रो बहुत महत्वपूर्ण प्रभार सौंपियो है। आप अबार अध्यक्ष हैं राजस्थान धरोहर प्राधिकरण रा। लखावत साहब, आपरो घणे मानसो इन कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। दूसरा आज अपना मेहमान है संदीप पुरोहित जी। आप करीबन 30 सालों ज्यादा राजस्थान की पत्रकारिता रे क्षेत्र में जुड़ोड़ा हैं। राजस्थान रे प्रतिष्ठित अखबार रे मायने राजस्थान रे कई जिला में संपादक रे पद माते रह चुका है और अबार भी पत्रकारिता रे क्षेत्र में जुड़ोड़ा है। संदीप जी, आपरो भी घणे मानसु स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। तीसरा आज अपना गेस्ट है मुद्रिका धोका जी। आप पर्यटन एक्सपर्ट रे तौर माते आज इन प्रोग्राम में शामिल हुआ है। पर्यटन विशेषज्ञ रे तौर माते करीबन 21 सालों राजस्थान रे पर्यटन ने किन तरीका नया आयाम राजस्थान रे पर्यटन में स्थापित किया जा सके, इनने लेर आप लगातार काम करिया है। मुद्रिका जी, आप रो भी इन प्रोग्राम में खड़े मानसु स्वागत है। चलो, आप सगला ने राजस्थान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनावा और इन शुभकामनावा रे साथे आज रे प्रोग्राम री शुरुआत करा। लेकिन प्रोग्राम री शुरुआत करा उन पहले देखा आ खास रिपोर्ट। ये रावण तो बजा रहा है। आ धरती धोरारी, आ धरती भक्ति, शक्ति, त्याग, शौर्य और बलिदान री, आ धरती शूर वीरारी, आ धरती हिंदुस्तान रे स्वाभिमान री। जी हाँ, आ धरती है रंग रंगीले राजस्थान री। राजस्थान जो कभी राजपुताना के नाम से भी जाना जाता था। राजस्थान अपने लंबे इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजपुताना में 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था। 30 मार्च 1949 को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का वो दिन जब संयुक्त राजस्थान में 4 बड़ी रियासतों जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर व लावा ठिकाने का विलय हुआ और इस तरह से वृहद राजस्थान का निर्माण हुआ। इसी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का 7 चरणों में एकीकरण संपन्न हुआ और नवीन राजस्थान का निर्माण हुआ। इस साल राजस्थान अपना 76वां स्थापना दिवस मना रहा है। जब राजस्थान विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचेगा तो देश को भी नई ऊंचाई मिलेगी। साथियों, क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है और राजस्थान के लोगों का दिल भी उतना ही बड़ा है। यहां के लोगों का परिश्रम, उनकी ईमानदारी, कठिन से कठिन लक्ष्य को पाने की इच्छा शक्ति, राष्ट्र प्रथम को सर्वोपरि रखने की भावना, देश के लिए कुछ भी कर गुजरने की प्रेरणा, ये आपको राजस्थान की रज रज में, कण कण में दिखाई देती है। साथियों, राजस्थान राइजिंग तो है ही, रिलायबल भी है। राजस्थान रिसेप्टिव भी है
और समय के साथ खुद को रिफाइन करना भी जानता है। चुनौतियों से टकराने का नाम है राजस्थान। नए अवसरों को बनाने का नाम है राजस्थान। राजस्थान की कला संस्कृति के इतने रंग हैं कि इसके सामने इंद्रधनुष के सातों रंग भी फीके पड़ जाते। राजस्थान के कण कण में त्याग, तपस्या और बलिदान की गाथाएं समाहित है। यहाँ पृथ्वीराज चौहान, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, रानी पद्मनी, हाड़ी रानी जैसे योद्धाओं की शूरवीरता की कहानी है, तो वहीं पन्नाधाय का त्याग, भामाशाह की दानशीलता, मीरा की भक्ति है। संत दादू दयाल, संत पीपा, रामदेव जी, गोगा जी व मां कर्णी जैसे लोक देवी देवताओं की राजस्थान पुण्यधरा है। ये शक्ति और भक्ति, त्याग और तपस्या की तपोभूमि है। ये वो धरती है जहाँ कण कण में वीरता की गाथाएं समाई हुई हैं। पत्थर पत्थर में इतिहास बसता है और कंकर कंकर में बलिदान की प्रचंड आग धधकती है। यहाँ की मिट्टी को उन वीर योद्धा और वीरांगनाओं ने अपने रक्त से सींचा है, जिन्होंने स्वतंत्रता, धर्म और आत्मसम्मान के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है। ये वो पवित्र भूमि है जहाँ क्षत्रिय वीर मर मिटने को अपना सौभाग्य मानते हैं। वीरांगनाएं अपने सम्मान की रक्षा के लिए धधकती ज्वालाओं में कूद पड़ी, बिना एक पल हिचकिचाए। चित्तौड़ का यह दुर्ग राष्ट्रीय अस्मिता, सनातन संस्कृति का प्रतीक है। यहाँ का दर्शन करना किसी तीर्थ यात्रा से कम नहीं है। जैसा कि कवि श्याम नारायण पांडे जी ने लिखा है, मुझे न जाना गंगा सागर, मुझे न रामेश्वर काशी, तीर्थराज चित्तौड़ देखने को मेरी आंखें प्यासी। ये जो कहावत है, ये निश्चित रूप से ये वो कहावत है जो दिल से निकली हुई कहावत है। समय काल और दुर्गम परिस्थितियों का सामना करते हुए राजस्थान आज प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। शिक्षा हो, चिकित्सा हो, उद्योग हो, पर्यटन हो, कला हो, साहित्य हो या फिर विज्ञान का क्षेत्र हो, राजस्थान लगातार विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। अपनी सांस्कृतिक विरासत व धरोहर को संजोते हुए सफलता के नए आयाम स्थापित करते हुए राजस्थान अब राइजिंग राजस्थान बन रहा है और पधारो हमारे देश की मनोवार के साथ विकसित राजस्थान बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, जयपुर। तो त्याग, शौर्य और बलिदान की धरती को नमन करते हुए आज की प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। लखावत जी, आपसे सबसे पहला प्रश्न, हालांकि आप तीनों से मेरा एक कॉमन प्रश्न रहेगा। राजस्थान अपना 76वां स्थापना दिवस मना रहा है। अब तक जो राजस्थान का जो सफर रहा है उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मेरा ये मानना है कि राजस्थान जब अपना एक तरह से स्थापना दिवस को मना रहा है तो ये सब राजस्थान वासियों के लिए गौरव का विषय है, प्रसन्नता का विषय है। इसलिए मैं इस अवसर पर आपके दूरदर्शन के माध्यम से सबको बधाई देता हूँ, सबका अभिवादन करता हूँ। पर राजस्थान का जब स्मरण करते हैं तो राजस्थान एक कोई भौगोलिक क्षेत्रफल के नाम से नहीं, राजस्थान सूरता के नाम से जाना जाता है। जब राजस्थान को स्मरण करते हैं तो हल्दी घाटी के उस महाराणा प्रताप को स्मरण करते हैं जिसने परकीय शासकों के साथ निरंतर युद्ध करके, संघर्ष करके राजस्थान का नाम इस देश और दुनिया में ऊंचा किया। जब मैं बात करता हूं शौर्य की, तो फिर खानवा के युद्ध के मैदान में आकर के हम राणा सांगा को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, जिसने परकीय शासक, विदेशी शासक बाबर का मुकाबला करने के लिए उस खानवा के युद्ध के मैदान में संघर्ष किया। बाबर भले ही तोपों से सुसज्जित होगा, बारूद लेकर आया होगा, गोले और छर्रे लेके आया गया होगा, परंतु हम परंपरागत रूप से हमारे जो तत्कालीन हमारे पास शस्त्र थे वो एक ऐसा युद्ध था जिसमें राजपुताना के सारे लोगों ने मिलकर के, आसपास के क्षेत्र के राजाओं ने, महाराजाओं ने, शासकों ने मिलकर के बाबर का मुकाबला किया था और उसमें से युद्ध करके उसको बचाने का प्रयास किया था। जब राजस्थान की बात करना चाहते हैं
तो फिर मीराबाई को कैसे भूल सकते हैं। भक्ति और शक्ति के प्रतीक सारे देश और दुनिया में मीराबाई के पद गाए जाते हैं। जिसने भगवान चार भुजानाथ को स्वयं, जिसने भगवान श्री कृष्ण की आराधना करके अपना नाम उसमें से उज्जवल किया, ऐसा उसका नाम हमारे सामने आकर के खड़ा होता है। पर मैं अगर आधुनिक राजस्थान की बात भी करना चाहूं तो हिंदुस्तान को बचाने के लिए मेजर शैतान सिंह भाटी को कैसे भूल सकते हैं, जिसने चीन के युद्ध के समय अपने बहादुर से लड़ते हुए उस जो हमारे यहाँ पर जो शिखर था, हमारे यहाँ पर जो बर्फ से ढका हुआ पहाड़ था, वहां उन्होंने युद्ध करते हुए दुश्मनों का तो सर्वनाश किया और वहां अपना प्राणोत्सर्ग किया। हम पीरू सिंह को नहीं भूल सकते। मैं ये कहना चाहता हूं, चल हमारे पग पग के ऊपर संस्कृति है, वीरता है, शूरता है, देशभक्ति का भाव यहाँ से जागृत होता है। इसलिए राजस्थान इस देश और दुनिया के अंदर एक अनोखा राज्य है और इस अवसर पर मैं उसके स्थापना दिवस पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। शक्ति और भक्ति पर विस्तार से चर्चा करेंगे आपसे, लेकिन फिलहाल मोनिका जी 76वां राजस्थान अपना स्थापना दिवस मना रहा है, उसको अब तक के सफर को आप एक पर्यटन विशेषज्ञ के तौर पर किस तरीके से देखती है? थैंक यू सो मच विकास जी। मैं मुद्रिका धोका चंद्रा ग्रुप इवेंट्स की डायरेक्टर हूँ। मैं सांबा हेरिटेज की भी डायरेक्टर हूँ, जो सांबा हेरिटेज रिजॉर्ट है, और मैंने 21 साल से देखा है कि हर एक पत्थर में राजस्थान के एक कहानी छुपी है। और जैसे सर ने बोला कि ये कहानी पूरे देश भर में नहीं, पूरे वर्ल्ड में फेमस है कि एक एक यूनिक इंडिविजुअलिटी जो है हर एक टाउन की, हर एक सिटी की, हर एक फोर्ट की जो ये कहानी है वो बहुत बहुत फेमस है। आज हिस्ट्री ही नहीं, अब आज विजन की बात करते हैं। आज राजस्थान दिवस का 75th कंप्लीशन ईयर है और सारे दर्शकों को मैं कंग्रेचुलेशंस बोलना चाहूँगी इस वेरी यूनिक एंड अपॉर्चुनिटी के लिए। एंड मैं ये बात करना चाहूँगी कि आगे का विजन क्या होगा टूरिज्म के लिए। हमने ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर लिया है और आगे अपन को और क्या करना चाहिए जी, इस बारे में बात जी बिल्कुल। मुद्रिका जी, अब तक जो हुआ है अच्छा हुआ है, आगे और क्या बेटर हो सकता है, क्या कुछ बेहतरीन हो सकता है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे आपसे। संदीप जी, 30 सालों से आप पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, राजस्थान के हर बदलाव को नजदीकी से देखा है, आप खुद एक लेखक भी हैं। आप किस तरीके से देखते हैं राजस्थान के अब तक के सफर को? देखिए, राजस्थान के 75 सालों के सफर को हम देखेंगे, शौर्य वीरता की अनेक कहानियां राजस्थान में हमने सुनी है और राजस्थान उनका साक्षी रहा है। हजारों जातियां राजस्थान के लोगों पर हुई, लेकिन राजस्थान के लोग कभी पीछे नहीं हटे। लेकिन आज़ादी के बाद का अगर हम सफ़र देखेंगे तो वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है राजस्थानियों का। राजस्थान में जहाँ पानी की एक बूंद के लिए संघर्ष था, आज वहाँ उस जैसलमेर बाड़मेर में पानी की कोई कमी नहीं है। आज वहाँ तेल निकल रहा है, रिफाइनरी एस्टेब्लिश हो चुकी है, ERCP का हमारा प्रोजेक्ट आगे बढ़ रहा है। तो विकास की गंगा लगातार राजस्थान की ओर बढ़ रही है। एक समृद्ध, खुशहाल और विकास का राजस्थान मुझे यहाँ से दिख रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ जो 2047 होगा तब राजस्थान बहुत मजबूत, समृद्ध और संपन्न राजस्थान होगा। जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया कि विकास की गंगा राजस्थान में लगातार बह रही है और राजस्थान विकास के पथ पर लगातार अग्रसर है। लखावत जी, भारत के इतिहास की जब हम बात करते हैं तो भारत के इतिहास को जानने के लिए, और ऐसा कहा भी जाता है और ऐसा है कि जो राजस्थान का इतिहास है वो भारत के इतिहास में रीढ़ की हड्डी की तरह भूमिका निभाता है। देखिए, मेरा ये कहना है कि राजस्थान का जब इतिहास और हिंदुस्तान के जब इतिहास पे अगर हमारी नजर जाती है जी, तो अब एक कल्पना कीजिए, हमारे यहाँ हमारा जो इतिहास है उसमें लोक देवता एक पक्ष है। लोक देवता में अगर हम तेजाजी की बात करना चाहते हैं, आप कल्पना कर सकते हो कि लोक देवता तेजाजी ने अपने वचन का पालन करने के लिए अपनी जीवा को सर्प के नागनाथ के सामने कर दिया और उन्होंने उसको कहा कि तुम मुझे डस ले। हुआ इतिहास में कहीं मिलेगा? वो हमारे लोक देवता है। गायों की रक्षा करने के लिए गए और उसके बाद उन्होंने अपने वचन को इस तरह से निभाया। जरा बात करें जांबाजी की। अब जांबाजी को आप देखिएगा, उन्होंने पर्यावरण के नाते जो 29 नियम बनाए, जीव हिंसा को रोकने के लिए जो बात वहां पर कही गई। आज पेड़ और वृक्षों की बात करके दस्तरी की बात लोग देश और दुनिया कहती है, पर जिस समय ये सब कुछ नहीं था, उन्होंने जीवन के लिए श्रेष्ठ 29 नियमों का पालन करने की बात कही और वह हमारे जन जन के अंदर उसकी व्यापकता पैदा हो गई। मैं एक बात आपसे करना चाहता हूं, हाडी रानी का उदाहरण दुनिया में कहीं मिलेगा?
जिसने अपने पति को युद्ध के मैदान में जाने के लिए, चारुमती की रक्षा करने के लिए जब औरंगजेब आ रहा था तो उसके पति को युद्ध के मैदान में जाता था, पर नवविवाहिता थी, इसलिए देखा कि इनका मोह मेरे में ना हो, मेरा पति का, इसलिए अपना सिर काट के सेनानी दे दी। विश्व के पूरे इतिहास में क्या इस तरह का कोई उदाहरण मिलेगा? ये इतिहास मिलेगा तो आपको राजस्थान के अंदर इस तरह का इतिहास मिलेगा, परंतु हमारे भक्ति में कोई कमी नहीं। चाहे नागरीदास को हम ले लें और चाहे हम गोगा जी की बात कर लें जी। आप मुझे बताइए, गोगा बापा जब मोहम्मद गजनवी सोमनाथ को लूटने के लिए जा रहा था, उस समय उन्होंने उसका प्रतिरोध किया और मोहम्मद गजनी से युद्ध करते हुए उनके 43 नाती पोते सहित वो युद्ध से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। वो हमारे लोक देवता हो गए। इस साल भी श्रद्धालुओं के आने की संख्या 1 करोड़ से अधिक है जी। वो लेख देवता हो गए। हमारे देश के लिए जो कुर्बानी देता है, जो अपना प्राणोत्सर्ग करता है, वो हमारे लिए पूजनीय है। ये राजस्थान के अंदर सब कुछ संभव है। तो इसलिए मैं ऐसा मान करके चलता हूं कि चप्पे चप्पे पे जो हमारे राजस्थान का इतिहास है वो भक्ति से, शक्ति से रंगा हुआ है। उससे हमें प्रेरणा मिलती है, हर समय करती है। हमारा तो बच्चा जगते ही साहब सबसे पहले ये कहता है कि मुझे तो ये बताओ कि मैं पूत माई जो है अपने पूत को सिखाती है मरण बड़ाई माए, वो कहती है कि अगर रक्षा करने की आवश्यकता पड़े तो मरना बड़ी बात है। जब उसको झूले देती है ना, उस समय माँ इस बात का संस्कार देती है। इसलिए राजस्थान सूरों वीरों की धरती है, भक्ति की और शक्ति का राजस्थान है। और मैं कह सकता हूं ये हमारा सौभाग्य है मरुस्थल के अंदर से लेकर के, और हमारे यहाँ के देवी देवताएं, हमारे अपना गौरवशाली इतिहास, ये अपने आप में देश को प्रेरणा देता है जी। मैं इसमें एक चीज और एड ऑन करना चाहूंगा विकास जी। पर्यावरण की जमा जी की बात करी तो मैं अमृता देवी का जो बलिदान है वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण बलिदान रहा था कि किस तरह उन्होंने खेजड़ी को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दी। जी बिल्कुल ऐसे ही जैसा कि सर ने बताया कि राजस्थान के कण कण में कुछ न कुछ इतिहास है जो हमें हमारे स्वाभिमान की रक्षा के लिए, त्याग के लिए, शौर्य के लिए और बलिदान के लिए प्रेरित करता है। और यही राजस्थान की सबसे बड़ी खूबसूरती है जो पूरे विश्व में राजस्थान को अपनी एक अलग पहचान दिलाती है। मुद्रिका जी, पर्यटन जो है वो किसी भी राज्य का बहुत बड़ी भूमिका निभाता है और राजस्थान का पर्यटन पिछले कई सालों में उसमें निखार आया है। और जो राजस्थान का पर्यटन है वो वैश्विक स्तर पर अपनी एक अलग ही पहचान बना रहा है। क्या लगता है आपको, पर्यटन का जो सफर राजस्थान ने अब तक तय किया है वो कैसा रहा और आगे क्या कुछ इस सफर में नए आयाम स्थापित होने वाले? विकास जी, सो पर्यटन अभी तक जो है ऑलमोस्ट 12% राजस्थान की जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है। अपने पास में इंटरनेशनल टूरिस्ट और डोमेस्टिक टूरिस्ट आते हैं। अराउंड 48 to 50 मिलियन डोमेस्टिक टूरिस्ट आते हैं। अबाउट 1.5 मिलियन इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं, भले वो यूके से हो, फ्रांस से हो, इटली से हो। और ये जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनने जो ये ट्रांजिशन देखा है, क्योंकि इसलिए देखा है क्योंकि राजस्थान टूरिज्म डिपार्टमेंट है वो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है नई पॉलिसीज़ लाने के लिए जो अट्रैक्ट करता है नए लोगों को। फॉर एग्जांपल अभी जैसे आईफा हुआ या फिल्म पॉलिसी के ऊपर काम किया गया, तो फिल्म पॉलिसी के ऊपर है ना लोगों को और बेनिफिट्स मिले और इंसेंटिव्स मिले और लोग यहाँ पर आएँ। अगर अपन बात करें हेरिटेज की, तो यूनेस्को की 8 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं राजस्थान में। एक स्टेट में 8 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, भले वो फोर्ट्स हों, भले वो लेक्स हों, भले वो है ना अपना जंतर मंतर हो। तो ये पूरी जो हेरिटेज और कल्चर है यही लोगों को हर साल हर बार नया लोगों को और अपने स्टेट के लिए बुलाता जाता है। बिल्कुल बुलाता जाता है। संदीप जी, आपके पास में आना चाहूंगा। जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि यहाँ पे जो पानी के लिए काफी संघर्ष करना पड़ता था, जो कुओं में पानी था वो सूख जाता था और उसको एक अभिशाप के तौर पे देखा जाता था धोरों की धरती को। लेकिन उन्हीं धोरों की धरती में पूरे विश्व में एक अलग पहचान बनाई कि यहाँ तेल के कुएं निकले। और जो वेस्टर्न राजस्थान है, जो पश्चिमी राजस्थान है, उसकी सूरत ही बदल गई। पचपदरा में रिफाइनरी का निर्माण हो रहा है, तो जिन पानी के कुओं में पानी नहीं मिलता था, आज उन्हीं कुओं में तेल निकल रहा है। बिल्कुल तेल निकल रहा है और पर कैपिटा इनकम में राजस्थान में नहीं, हिंदुस्तान में वो जिला सबसे ज्यादा हो गया है जी। सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम वहां है। राजस्थान को कि दुबई की संज्ञा दी जा रही है उसको। जी, निश्चित तौर पर कहा जा रहा है। मैं कहता हूं हम दुबई की नकल क्यों करें, हम तो अलग ही दुबई बनाएंगे। जी बिल्कुल। तो जहां तक मुझे लगता है कि ये जो रिफाइनरी जो ही शुरू होगी, आप देखिएगा इसका पूरा इम्पैक्ट पूरे वेस्टर्न राजस्थान पर पड़ेगा। और जोधपुर से उसका सीधा कनेक्शन है, तो पचपदरा और जोधपुर की जो दूरी है उसकी को वहाँ के जो सिस्टम है उसको पर भी काम किया जा रहा है। और पूरी तरीके से आप ये देखेंगे कि रिफाइनरी स्टार्ट होने के बाद पूरा रीजन एक नए क्षेत्र के रूप में विकसित होगा। वहाँ जितना संघर्ष लोगों ने किया है उस संघर्ष का
वक्त खत्म हो चुका है, वो इंतजार खत्म हो चुका है और एक नया पूरा का पूरा डिवीजन आपके सामने वहां मौजूद है। सरकारों में बहुत द्वंद्व भी हुआ, लेकिन अब नई सरकार ने आकर के इस पे गति दी है और निश्चित तौर पे इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाएगी सरकार। जी, सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि राजस्थान कैसे विकास के पथ पर अपने नए आयाम स्थापित करे, इसके लिए लगातार प्रयास कर रही है और उन प्रयासों पे हम चर्चा भी करेंगे। लखावत जी, धरोहर, राजस्थान की जो धरोहर है, जो विरासत है, वो पूरे विश्व में अपनी एक अलग पहचान रखती है और इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपको दी गई है धरोहर को संरक्षण करने की। तो धरोहर संरक्षण कितना जरूरी है और इसके लिए राजस्थान सरकार क्या कुछ प्रयास कर रही है ताकि पूरे विश्व में राजस्थान की एक, हालांकि धाक तो है ही, और अच्छे से बेहतर धाक जो है कायम हो सके। देखिए, मेरा ये मानना है कि राजस्थान के चप्पे चप्पे पर महापुरुष हुए हैं, देवी देवता हुए हैं, लोक देवता यहाँ पर हुए हैं। धरोहर का मतलब केवल एक मकान नहीं है, कोई बिल्ट हेरिटेज ही नहीं है, वो भी धरोहर है। परंतु क्या हमारे यहाँ करणी माता धरोहर नहीं है? बिल्कुल। आज असंख्य लोग श्रद्धालु वहां आ रहे हैं, पूछते हैं, अपनी आस्था की पूर्ति वहां पर उनको नजर आती है। क्या लोक देवता रामदेव जी धरोहर नहीं है? हमने इसलिए करणी माता के यहाँ उसका एक पैनोरमा बनाया। रामदेव जी की बात करते हैं, 1 करोड़ श्रद्धालु वहां पर आते हैं। गांव, गरीब, ढाणी में रहने वाले व्यक्ति, हर जाति और समाज का व्यक्ति रामदेव जी के यहाँ अपनी श्रद्धा अर्पित करने आता है। तो राजस्थान सरकार ने वहां भी उनके जीवन वाला एक पैनोरमा बना करके खड़ा किया। क्या पीपा जी धरोहर नहीं है? जी, पीपा जी, आप आश्चर्य करेंगे जब रामानंद ने कहा कि जाति पाति पूछे न कोई, हरि को भजे सो हरि का होए। उस समय जो लोग आए थे, वरना भक्ति और पूजा तो साहब एक जगह रह जाती, उसमें से पीपा जी हुए, वो लोक देवता हो गए। उनका वहां पर एक पैनोरमा बनाने का हमको अवसर मिला, सो अवसर राजस्थान सरकार ने दिया। और फिर दूसरी बात करता हूं पाबू जी की, 20 वर्ष की आयु, जी, अपनी पत्नी के साथ में शादी हो रही है उनकी उमरकोट के अंदर, और आप आश्चर्य करेंगे फेरे पूरे नहीं हुए और इधर देवल बाई की गायों को लुटेरे लेने के लिए यहां पर आ गए। उसने हिनहिनाया और वहां आकर के गायों की रक्षा करते हुए अपना प्राणोत्सर्ग कर दिया। और आज वो हमारे लोक देवता है, पाबू जी को लोग पूछते हैं। और इसलिए मेरा कहना है कि उनका हमको पैनोरमा बनाने का सौभाग्य मिला। और फिर पन्ना धाय, विश्व के इतिहास में ऐसा कहीं पर उदाहरण मिलेगा कि मेवाड़ की रक्षा करने के लिए, उदय सिंह की रक्षा करने के लिए अपने पुत्र चंदन का बलिदान दे दिया? कोई ऐसी मां होगी? हमने पन्ना धाई का भी स्मारक एक नहीं, हमने उसके ससुराल कमेरी के अंदर और उसके बाद पांडोली उसके पिहर में 2 पैनोरमा बनाने का सौभाग्य राजस्थान सरकार ने। आज की पीढ़ी को इसमें अवसर कैसे मिल सकता है, उस पर काम करने का काम किया। और मावजी महाराज हमारे वनवासी क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र में लोक आस्था का केंद्र जो उन्होंने अपने चौपड़े में लिख दिया, वो हूबहू आज यहां पर चरित्र होता जा रहा है। वेणेश्वर धाम का पैनोरमा भी बनाया, उसके विकास की योजना भी बनी है। इस बार भी राजस्थान सरकार करीब करोड़ों रुपए लगा करके उसको विकसित करने की दिशा के अंदर हम लोग काम को कर रहे हैं, करने जा रहे हैं। पर कालीबाई की सोचिए, एक छोटी बच्ची जो तीसरी में भी नहीं पढ़ती होगी, जब अंग्रेज सरकार ने आकर के उसको गुरु को गिरफ्तार करके ले जाने लगी, तो उसने कहा मेरे गुरुजी को छोड़ दो। अंग्रेज पुलिस ने छोड़ा नहीं और घसीट करके रस्सी से बांध के ले जा रहे थे। कालीबाई ने उस रस्सी को काटा और अंग्रेज सिपाही ने उसको गोली से भून दिया। क्या कालीबाई के बलिदान को भूल सकते हैं? तो मेरा कहना है कि धरोहर का मतलब केवल भक्ति नहीं है, केवल शक्ति नहीं है, केवल महल नहीं है, केवल मालिया नहीं है, केवल परिदृश्य नहीं है, हमारा जीवन भी धरोहर है। हमारे यहाँ त्याग, बलिदान, भक्ति और शक्ति, यह सब चीजों का जो सामंजस्य है, इसको धरोहर कहते हैं। और इस दिशा में राजस्थान सरकार सक्रियता से काम कर रही है। जी बिल्कुल, राजस्थान सरकार लगातार काम करी और क्या कुछ विशेष कार्य करी, इसके बारे में भी आपसे जानकारी लेंगे। लेकिन फिलहाल संदीप जी, जैसा कि सर ने बताया कि धरोहर संरक्षण के लिए लगातार कार्य कर रही है सरकार, और जैसा कि राजस्थान में लोक देवता काफी प्रचलित है, पाबू, हड़बू, रामदेव, मांगलिया मेहा, 5 पीर पधार जो मांगलिया चेहा। तो जो लोक देवताओं की जो पैनोरमा बन रही है और भी लोक देवताओं के जो रीति रिवाज है उनको संरक्षित करने के लिए, लोगों में जागरूक करने के लिए और लोगों की धार्मिक भावनाओं को देखते हुए लगातार सरकार प्रयास कर रही है और काफी हद तक सफल भी हुई है। तो आपको क्या लगता है जो इस तरीके से काम किए जा रहे हैं, वो राजस्थान में जो विकास है, जो पर्यटन के क्षेत्र में लीजिए, धार्मिकता के क्षेत्र में लीजिए, लोगों के जुड़ाव से लीजिए, तो उसमें कितना कुछ अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा पा रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर पर्यटन हमारे ब्रेड एंड बटर का 12% है, इसमें कोई शक नहीं है। तो पर्यटन को हम आकर्षित तो करते ही हैं। जहां हमारे पैनोरमा है, वो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं, उनको भी उनके त्याग, बलिदान के बारे में बताती है। जैसे आप देखेंगे मेवाड़ में वहाँ महाराणा प्रताप का पैनोरमा बना हुआ है, या राजसमंद में पैनोरमा बना हुआ है। तो वहाँ जो टूरिस्ट जाता है
वो तो देखता ही है, लेकिन वो जो वहां के वाशिंदे हैं वो भी उनसे प्रेरणा लेते हैं और उनको लगता है कि किस तरह के हमारे पूर्वज थे और किस तरह के हम लोग आज हमको आचरण करना चाहिए। तो एक तरीके से भावी पीढ़ियों के निर्माण में भी इन पैनोरमाओं का बहुत बड़ा योगदान है। खाली पर्यटन के क्षेत्र से ही नहीं जोड़ के इनको देखा जाए, ये पर्यटन के क्षेत्र से ही जुड़े हुए हैं। तो एक तरीके से मैं फिर दोहरा रहा हूँ उसको, भावी पीढ़ियों के निर्माण के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रही। और रहा राजस्थान के विकास की बात जो आप बार बार मुझसे कर रहे हैं, तो मैं बता दूं राइजिंग राजस्थान में 35 लाख करोड़ के MOU साइन हुए थे। राइजिंग राजस्थान में 35 लाख करोड़ के MOU साइन हुए थे। फिर दोहरा रहा हूं, उनमें से 1.66 लाख करोड़ के MOU धरती पर उतर चुके हैं, यानी 5% MOU धरती पर उतर गए हैं। काम शुरू हो गया है, बहुत लंबा टाइम नहीं हुआ है, इसको 2-3 महीने ही हुए हैं। ये गति बनी रहे। आज चुनौती ये है सबसे बड़ी सरकार के सामने कि जो शुरुआत अच्छी हुई है, जो हम 100 मीटर बहुत तेजी से आगे निकले हैं, ये जिस तरह से 100 मीटर 200 मीटर को दौड़ रहे हैं, 1000 मीटर तक दौड़े, और ये पूरे 35 लाख करोड़ में से अगर हम 25-30 लाख करोड़ राजस्थान के लिए ले आते हैं तो अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी और बहुत बड़ी सफलता होगी। जी बिल्कुल, राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। लखावत जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी सपना है विरासत भी विकास भी, और उसी को देखते हुए राजस्थान में राइजिंग राजस्थान जिस तरीके से सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, विरासत का पूरी तरीके से ध्यान रखते हुए विकास के पथ पर किस तरीके से राजस्थान को आगे लेकर जाना है, उसमें जैसा कि सर ने बताया कि 35 लाख करोड़ के MOU हो चुके हैं। तो इससे क्या लगता है आपको, राजस्थान किस तरीके से विकास के नए आयाम धरोहरों का संरक्षण करते हुए करने जा रहा है? देखिए, लोक आस्था एक ऐसा विषय है जो आदमी का संवर्धन करता है, उसको साहस देता है, जीने की कला सिखाता है। लोक आस्था है, विश्वास है। हमारे भी माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने, माननीय मोदी जी ने कहा, उसी के हिसाब से आगे बढ़ने के लिए उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण जब मथुरा से गए थे संदीपन ऋषि के आश्रम उज्जैन में पढ़ने के लिए, उस मार्ग को विकसित किया जाए। हम उस मार्ग को विकसित करने के नाते सरकार ने उसकी स्वीकृति दी है और उस मार्ग को विकसित कर रहे हैं। जब कृष्ण वहां से मथुरा से लेकर के संदीपन ऋषि के आश्रम तक जाने के मार्ग विकसित होगा तो आज नहीं, आने वाली 1000 पीढ़ियों को वो उसमें से प्रेरणा मिलने का काम होगा। ब्रज 84 को उसकी यात्रा आप देखिए ना, जन सैलाब उमड़ता है वहां पर ब्रज में जाने के लिए, तो उसको विकसित करने के लिए काम प्रारंभ किया जा रहा है। केवल इतना ही काम हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारे यहां यह तय हो गया कि कुल मिलाकर के हम महाराणा प्रताप है, महाराणा प्रताप में हल्दी घाटी में लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, और जगह भी जाते हैं, प्रेरणा लेते हैं, पर महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़े हुए जितने प्रमुख स्थान हैं, उनके शूरता के, वीरता के, देशभक्ति के, त्याग के और बलिदान के, उन सब स्थानों को महाराणा प्रताप सर्किट के रूप में एक विकसित करने का काम कर रहे हैं। हम दिवेर में काम कर रहे हैं, तो हल्दी घाटी में भी काम कर रहे हैं। उनके जहां पर राज तिलक हुआ वो गोगुंदा का भी विकास कर रहे हैं, तो उसके आगे जाकर उनकी राजधानी चामुंड में भी हम काम करने का काम कर रहे हैं। मेरा यह मानना है कि हम इन सब दृष्टि से अगर मान करना चाहते हैं, परंतु एक बात आपसे कहना चाहता हूं, केवल इतना नहीं है कि हमने केवल मात्र योद्धाओं पे काम किया, संस्कृत के महान विद्वान मार्ग के ऊपर भी हमने भीनमाल के अंदर काम करने का प्रयास किया है। केवल इतना नहीं, हमने मैथमेटिशियंस जो ब्रह्मगुप्त हुए, जिसने गणित में आविष्कार किए, उनका पैनोरामा भीनमाल में बनाने का भी काम करने का हमको अवसर मिला। और तो छोड़िए साहब, जब बाबर आया था यहां पर हमला करने के लिए, तो राणा सांगा का साथ देने के लिए अलवर का वीर हसन खां मेवाती आया था। हसन खां मेवाती को बाबर ने कहा, तू मुसलमान मैं मुसलमान, तू कहां जा रहा है राणा सांगा के साथ में? उसने कहा, माना मैं मुसलमान तो मुसलमान, पर मैं हिंदुस्तान का देशभक्त मुसलमान हूं, तेरे खिलाफ युद्ध लड़ूंगा। और खानवा के मैदान में राणा सांगा की तरफ से बाबर से लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हो गया। तो मेरा यह कहना है, हम शक्ति की, भक्ति की, जाति पाति से ऊपर उठ करके जिसमें देशभक्ति है, जिसमें त्याग है, बलिदान है, और आने वाली पीढ़ी को जो प्रेरणा दे सकता है, ऐसे सब महापुरुषों के ऊपर काम करना राजस्थान की वर्तमान सरकार भजनलाल जी की प्राथमिकता है, और पहले की भी सरकारों ने इस दृष्टि से काम किया। जी, निश्चित तौर पर वाकई में प्रशंसा के लायक कि ये काम चल रहा है, और निश्चित तौर पर इसके परिणाम भी हम सबके समक्ष आ रहे हैं। संदीप जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध का कहते हैं कि वो हारे थे या जीते, लेकिन दिवेर का युद्ध वे जीते थे। ये इतिहास में पढ़ाया नहीं जाता जी। तो दिवेर का युद्ध जब महाराणा प्रताप ने खुद ने नहीं लड़ा था, लेकिन मीनार में वहां मीनारिया ब्राह्मणों ने लड़ा और लोगों ने लड़ा, और दिवेर वहां जीते, शायद प्रताप भी थे उसमें, लेकिन उसका कहीं जिक्र नहीं है। हल्दी घाटी के युद्ध का बार बार जिक्र आता है, और दिवेर का युद्ध जो जीते उसका कहीं जिक्र नहीं है। लखावत जी, मैं सही हूं शायद? लखावत जी से जवाब ले लेते हैं। हाँ, मैं कह रहा हूं दिवेर के अंदर हम कर रहे हैं,
उस इतिहास के स्वर्णिम प्रश्नों को, ये बात ठीक है कि जानबूझ करके इसको कुछ लेखकों ने एक तरफ डालने की कोशिश की, परंतु हमने इतिहास का सही अध्ययन करने के बाद हम दिवेर को विकसित कर रहे हैं। दिवेर में एक महाराणा प्रताप की विजय के नाते उसको दिखाने का, और ठीक प्रकार से 2D 3D जो भी मीडिया के सिस्टम हो सकते हैं उसमें दिखाने के लिए भव्य स्मारक बनाने का काम करते हैं। पर एक बात कहना चाहता हूं राजस्थान के लोगों को कि हमारे यहां पर शक्ति भरी हुई है। अरे संत रैदास पे काम करने की अगर आवश्यकता पड़ी तो हमने चित्तौड़ में उसका पैनोरामा बनाया। हमने ये नहीं देखा कि वो कहां हुए थे, परंतु संत रैदास को जब हम खड़ा करते हैं तो भक्ति की अवधारणा हमारी उसके अंदर सुदृढ़ होती है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि क्या भगवान परशुराम पे काम नहीं होना चाहिए? मातृकुंडिया में भगवान परशुराम के ऊपर काम करने का भी अवसर मिला तो राजस्थान सरकार ने उस पर काम किया। अरे साहब, गोविंद गुरु की बात करिए, वनवासी जी, एक जिसने अंग्रेजों के साथ संघर्ष किया, आजादी की लड़ाई जिसने लड़ी, जिसको पहले में फांसी की सजा की बात सुनाई, उसके आजीवन कारावास और आजीवन जेल के अंदर रहे बाकी 10 वर्ष तक लगातार, उसका एक भव्य पैनोरामा मानगढ़ धाम में बना है, उसका संग्रहालय भी बना है। और अभी राजस्थान सरकार ने कहा है कि इसको एक भव्य तीर्थ यात्रा के रूप में विकसित करें। हम उस पर काम कर रहे हैं। वेणेश्वर धाम जी, आदिवासियों का, मैंने आपसे कहा उसको विकसित करने का काम प्रारंभ किया जा रहा है। एक ट्राइबल का पूरा डेस्टिनेशन तैयार करने का काम कर रहे हैं। चाहे त्रिपुरा सुंदरी हो, चाहे सीताबाड़ी यहाँ पर आती हो, चाहे गौतमेश्वर की बात हो, चाहे गोटिया अंबा की बात हो, हम उस क्षेत्र को भी विकसित करने के मिलाकर राजस्थान के हर क्षेत्र में जो इतिहास से जुड़ी हुई जो हमारी धरोहर है, जो विरासत है, उनको संरक्षित करने का और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक क्या संदेश पहुंचाया जाए अच्छे तरीके से, किस तरीके से उनमें त्याग, शौर्य और बलिदान की भावना भरी जाए, उसके लिए आप लगातार कोशिश कर रहे हैं और आपकी मेहनत भी काफी रंग ला रही है। मुद्रिका जी, धरोहर और संरक्षण की बात चल रही है। एक तरफ संदीप जी आधुनिक राजस्थान को हमारे समक्ष रख रहे हैं, एक तरफ लखावत सर जो राजस्थान की धरोहर है उसको किस तरीके से संरक्षित किया जाए और किस तरीके से नए रूप में पेश किया जाए उसके बारे में बतला रहे हैं। आपको क्या लगता है, एक समय था जब राजस्थान के बारे में जब भी जिक्र होता था तो राजस्थान में सिर्फ और सिर्फ एक कल्पना उठती थी कि धोरों की धरती और राजस्थान में कुछ भी नहीं है, लेकिन आज वही राजस्थान वैश्विक परिदृश्य पर छा रहा है। क्या लगता है? हमारा रंगीलो राजस्थान संस्कृति और परंपराओं का बहुत ही अद्भुत संगम है। हमारे पधारो हमारे देश सिर्फ एक कल्पना नहीं है, सिर्फ एक लाइन नहीं है, टैगलाइन नहीं है, बट हर राजस्थानी वासियों में कन कन में बसा हुआ है। और ये धरती धोरा की पहले था, बट अगर आप देखें जो डेवलपमेंट हुआ है, जो कनेक्टिविटी हुई है, जो नई पॉलिसीज़ आई हैं, जो अभी नए शुरू पे है ना काम चल रहा है। अभी कुछ ही दिन पहले IT डे हुआ था जहां पर हजारों लाखों संख्या में बच्चे आए थे, स्टार्टअप्स के बारे में बात कर रहे थे, स्टार्टअप्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो ये बहुत अच्छा पहल है अपने राजस्थान में, युवाओं में भी, और अपनी है ना पॉलिसीज़ जो है ना राजस्थान गवर्नमेंट ला रही है कि टेक्नोलॉजी, क्रिएटिविटी प्लस फ्यूचर के ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं, जबकि हेरिटेज को भी प्रिजर्व कर रहे हैं। वेडिंग डेस्टिनेशन के एक नए रूप में राजस्थान उभर कर आया है। पिछले कुछ सालों में आपने देखा होगा, क्योंकि आप तो खुद इस क्षेत्र से जुड़ी हुई है, तो क्या लगता है जो वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में राजस्थान एक नए हब के रूप में उभर कर आया है, क्या इसके परिणाम आने वाले भविष्य में देखने को मिलेंगे? सर, ये नया रूप में उभर के नहीं आया है। मैं बोलना चाहूँगी कि ऑलमोस्ट 3000 करोड़ की इंडस्ट्री है राजस्थान में ही वेडिंग्स, जो पूरे इंडिया में 1.7 ट्रिलियन की इंडस्ट्री है, जो अभी राजस्थान में 3000 करोड़ की इंडस्ट्री है। ये नए होटल्स, नए फोर्ट्स को भी है ना जो अपन रेनोवेट कर रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा हाथ है। ये सिर्फ और सिर्फ होटल्स के सेक्टर में, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में जॉब्स नहीं देती है, भले ही वो ज्वेलर्स हों, यहाँ के जो कला है, जो यहाँ पर आर्ट्स हैं, क्राफ्ट्स हैं, जो खाना है यहाँ का, वो सारी चीज़ों को हाईलाइट करती है। और ये जो मुख्यमंत्री ये मोदी जी का जो वेड इन इंडिया का जो नया पॉलिसी है, वो राजस्थान एक उसकी जीती जागती एक कल्पना है, क्योंकि राजस्थान में जितनी वेडिंग्स हो रही हैं वो पूरे आई थिंक पूरे वर्ल्ड में नहीं हो रही हैं। सारे वर्ल्ड के है ना लोग यहाँ पर आके वेडिंग्स कर रहे हैं, फोर्ट्स में वेडिंग्स कर रहे हैं, डेजर्ट्स में वेडिंग्स कर रहे हैं, और वेडिंग्स एक बहुत उभरता हुआ यूनिक सेक्टर है राजस्थान के। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही फरमाया, और भी चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर। संदीप जी, एक वक्त था जब राजस्थान को मतलब एक तरीके से दरकिनार किया जाता था, लेकिन उसी राजस्थान में G20 सम्मेलन हो रहा है, उसी राजस्थान में आईफा जैसे प्रोग्राम हो रहे हैं, उसी राजस्थान में पूरे वैश्विक स्तर के जो प्रोग्राम होने चाहिए वो हो रहे हैं। तो राजस्थान में जब इतने विश्व स्तर के जब कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है, तो इससे
क्या कुछ संदेश जाता है पूरे विश्व को कि राजस्थान में अब राजस्थान जो है वो बदलाव की ओर है? निश्चित तौर पे इन तमाम कार्यक्रमों से राजस्थान की ब्रांडिंग हो रही है बाहर, सीधी सीधी ब्रांडिंग हो रही है कि भाई राजस्थान इस लेवल पे है कि वो इन कार्यक्रमों को अपने यहाँ बहुत ढंग से, सिस्टमेटिक ढंग से ऑर्गेनाइज कर सकता है। और राजस्थान ने सभी कार्यक्रमों को सिस्टमेटिक ढंग से ऑर्गेनाइज ही नहीं किया, बल्कि मैं उससे कहीं ज़्यादा आगे बढ़ करके उनकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा किया। तो ये कार्यक्रम निश्चित तौर पर राजस्थान को एक सशक्त राजस्थान, मजबूत राजस्थान, और टूरिज्म से भी इनका सीधा जुड़ाव है। टूरिज्म भी यहाँ निश्चित तौर पर बढ़ेगा। लेकिन मेरी चिंता का विषय है कि राजस्थान में टूरिज्म बढ़े और तेजी से बढ़े, लेकिन उसके साथ पर्यावरण का संरक्षण भी हो, पर्यावरण का बचाव भी हो। सवाई माधोपुर है या कुछ बहुत जगह हैं जहाँ ऐसी हैं, वहाँ भी हमें निश्चित तौर पर ध्यान देना होगा कि हमारा पर्यटन के साथ साथ पर्यावरण के संतुलन का कार्यक्रम भी हो। हालांकि सरकार इस ओर पूरा ध्यान दे रही है और वो इस ओर निरंतर प्रयासरत भी है। तो दोनों तीनों चीज़ों का जब तक संतुलन नहीं होगा ना विकास जी, तब तक चीज़ें अधूरी रह जाती है। जैसे लिखावत साहब ने बहुत बढ़िया बात करी है कि धरोहर का अर्थ हमारे महल नहीं है, धरोहर का अर्थ हमारा शौर्य नहीं है। बहुत बढ़िया बात आज मुझे सुनने को मिली और बहुत अच्छा लगा कि कंप्लीटनेस के साथ हमारी धरोहर को लेके आएंगे तभी वो धरोहर होगी। उसी तरह पर्यटन का विकास भी तभी कंप्लीट होगा जब हमारा पूरा इकोसिस्टम जो है वो कॉम्पैक्ट रहे, उससे छेड़खानी नहीं हो। जी बिल्कुल सही बात है। लखावत जी, राजस्थान के इतिहास पर अपनी चर्चा चल रही है। राजस्थान के इतिहास को लेकर हाल ही में महाराणा सांगा के प्रति जो बयान दिया गया, तो राजस्थान का इतिहास इतना गौरवशाली है, फिर इस तरीके के जब बयानबाजी आती है तो क्या उनमें कहीं ना कहीं समझ का अभाव है, क्या कुछ है? देखिए, मेरा ये कहना है कि लोकतंत्र एक अच्छी चीज है, पर लोकतंत्र में वोटों के लिए भिखारी बन जाए ये अच्छा नहीं लगता जी। मुझे बताइए कि बाबर हमलावर होकर के आया था। बाबर ने हिंदुस्तान पर जब हमला किया तो उसमें बयाना वाले युद्ध में राणा सांगा ने उसको परास्त किया, फिर उसके बाद खानवा के युद्ध के मैदान में आया। मेरा ये कहना है कि वो जो उनकी बयानबाजी, माननीय सांसद महोदय जो उत्तर प्रदेश है, उन्होंने जो कुछ बात इसमें से कही है, ये हिंदुस्तान का अपमान है जी। मेरा कहना है हिंदुस्तान की वीरता का, शूरता का, इसकी अस्मिता का, इसकी राष्ट्रभक्ति का अपमान करना चाहते हैं। मेरा ये कहना है कि राणा सांगा जब वहां युद्ध करने गए थे तो सब लोगों ने मिलकर किया था। राणा सांगा ने तो ये कहा था मेरी उम्र ज्यादा हो गई, आप मेरी जगह राजा दूसरा चुन लीजिए। उन्होंने कहा नहीं, राणा सांगा हमारा राणा रहेगा। और उसके बाद में जो युद्ध लड़ा वो सबने लड़ा ना। एक घाव छोटा सा हो जाता है तो हम कुछ काम नहीं कर पाते। उनके 80 घाव, एक हाथ नहीं, एक पैर नहीं। और राणा सांगा ने यह कहा था मेरी जगह आप दूसरा राणा चुन लीजिए। लोगों ने कहा नहीं, हमारा महाराणा तो आप ही होंगे। और हिंदुस्तान में कोई ऐसा राज्य नहीं था जहां का शासक ने आकर के बाबर से युद्ध नहीं लड़ा और राणा सांगा का साथ नहीं दिया हो। इसलिए राणा सांगा हमारे लिए श्रद्धा का विषय है, देशभक्ति का विषय है। वो हिंदुस्तान के शौर्य का प्रतीक है और एक विदेशी हमलावर का मुकाबला करने वाले एक योद्धा के रूप में राणा सांगा है। मुझे खानवा के युद्ध के मैदान में जाकर काम करने का मौका मिला। मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रगाढ़ श्रद्धा उनके प्रति इस देश की है। और जो इस तरह की बातें अपने चंद वोटों के लिए बात करते हैं, मुझे उन पे दया आती है। मैं उस पर कोई बहुत ज्यादा अपनी टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। लेकिन ऐसा क्यों नहीं, कोई ऐसा कोई सख्त नियम आता है या कोई कानून बनता है कि जो हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए, हमारे देश की आन बान और शान के लिए, जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया और उनके इतिहास के ऊपर ये टिप्पणी करते हैं इस तरीके की? देखिए, उसका एक रीजन देखिए। आप सामान्य बात देखिएगा, जिनकी वजह से राम जन्मभूमि, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम सबके श्रद्धा और आस्था के केंद्र है जी। जब राम जन्मभूमि के मुक्त कराने के बारे में आंदोलन चला, हम लोग भी गए थे, हमको भी जेल में डाल दिया गया था। उसका विरोध करने की आवश्यकता क्या थी? मंदिर निर्माण था, उसका विरोध करने की क्या आवश्यकता थी जी। आप, मेरा यह कहना है कि हर चीज में कमी ढूंढने का कोशिश करना ये वो लोग करते हैं, हताश है, निराश है। मैं ये कहता हूं, ये देश की धरती में हर आदमी की यहाँ की राष्ट्र रक्षा के अंदर रुचि है, यहाँ के संस्कारों में रुचि है, यहाँ की राष्ट्रीयता में कोई चुनौती देने की स्थिति में नहीं है। परंतु हमारा ये कहना है कि ये इस तरह की बातें करके इस देश को जो भ्रम फैलाने की जो लोग कोशिश करते हैं, उनको सफलता कभी नहीं मिलने वाली है। नहीं मिलेगी और मिलनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिनकी वजह से हमारे देश की आन बान शान और जिनकी वजह से हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं और उन्हीं के ऊपर हम ऐसी टिप्पणी करते हैं, तो मुझे लगता है बेहद शर्मनाक है। संदीप जी, आपसे भी इसी प्रश्न का आंसर ले लेते हैं। किस तरीके से जो टिप्पणी करी गई है वो राजस्थान के इतिहास को कितना कुछ प्रभावित करती है और क्या ऐसी टिप्पणियों के विरुद्ध क्या कुछ कठोरता से कार्रवाई क्यों नहीं
करी जानी चाहिए? देखिए, कठोरता से कार्रवाई के लिए कानून भी है और मानहानि का भी कानून है, लेकिन उन्होंने जहां कही वहां मानहानि का कानून नहीं लागू हो पाता। शायद वो बात संसद में इसके अलावा भी कई टिप्पणियां करी गई है पहले भी। हाँ बिल्कुल, वहां उन पर मानहानि का कानून बनता है अगर कोई उनके खिलाफ डिफेमेशन का वो कानून लगाते हैं, पर लेकिन इसके अलावा और भी कानून बनने चाहिए। पर डिफेमेशन करेगा कौन? उनके वंशज करेंगे जी, या भारत सरकार करे, यह अलग मुद्दा है, लेकिन पर कानून सख्त बनना चाहिए। अगर कानून सख्त होगा तो निश्चित तौर पर डर बैठेगा। एक ये क्या है कि जो लाखावत जी ने कहा कि अनर्गल प्रलाप करना, जो राजनीति हो गई है वो क्या इस तरीके की हो गई है कि हम पूरे देश की राजनीति को क्षेत्र में, जाति में, टुकड़ों टुकड़ों में बांटना चाहते हैं और अपने निहित स्वार्थों के लिए, अपने उल्लू सीधा करने के लिए हम किसी भी स्तर पर जो उतर जाते हैं वो बिल्कुल गलत है। इस देश को आपको रोजगार देना होगा, इस देश को आपको जो पूरी की पूरी जो समस्याएं हैं उनके सामने की बात करनी होगी, उन्हें बात करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में जो तमाम समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनके जो खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी में जो मजबूरियां हैं, उनके मुद्दे पार्लियामेंट में उठाने चाहिए, बनस्पत एक इस तरीके का विद्वेषपूर्ण द्वेषपूर्ण बयान बिल्कुल नहीं देना चाहिए। मुद्रिका जी, राजस्थान सरकार लगातार कोशिश कर रही है धरोहरों को संरक्षण करने की और धरोहरों में नवाचार करने की। जैसा कि लखावत जी ने अभी बताया कि लाइटिंग शो किए जा रहे हैं, नाइट टूरिज्म को भी बढ़ावा दिया जा रहा है और इसके अलावा जो आजकल लखावत जी जैसे पर्यटन स्थल आपने ही किया है, जैसे अल्बर्ट हॉल है, वहां पे बारकोड की भी व्यवस्था करी गई है, जिससे कोई भी विदेशी पर्यटक हो चाहे देशी पर्यटक हो वहां पे आता है, बारकोड को स्कैन करता है, तो उनको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, उनको राजस्थान के इतिहास से और व्यक्ति विशेष के बारे में पूरा ज्ञान हो जाता है। तो इस तरीके के जो बदलाव और नवाचार जो राजस्थान सरकार, जो धरोहर प्राधिकरण कर रहा है, वो किस तरीके से आप समझते हैं कि पर्यटकों को ज्यादा आकर्षित कर पा रहा है? जी विकास जी, अभी जो नई टेक्नोलॉजी यूज हो रही है टू प्रमोट टूरिज्म, जो डिफरेंट लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, उससे डेफिनेटली कनेक्टिविटी बढ़ती है, उससे अपनी रीच बढ़ती है और उससे ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। जैसे ओंकार जी बोल रहे थे, अपना जो है ना परंपराएं हैं, जो हमारा संस्कार है, जो हमारी हिस्ट्री है और हेरिटेज है, उसको हर जना बता नहीं पाता है, हर टूर गाइड बता नहीं पाता है। तो इस बार कोड के माध्यम से, आपकी है ना वेबसाइट के माध्यम से और डिफरेंट लैंग्वेज के कन्वर्जन से ये बहुत ईजिली इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाती है। इसके अलावा जितना भी ईज है, ईज ऑफ ट्रांसपोर्ट, ईज ऑफ बुकिंग, ईज ऑफ गेटिंग टू राजस्थान, गेटिंग टू द डिफरेंट हेरिटेज साइट्स, वो बहुत आकर्षित करता है इंटरनेशनल टूरिस्ट को। और सेफ्टी एक बहुत बड़ी चीज है इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिए, जो मेरे को लगता है कि राजस्थान गवर्नमेंट ने और राजस्थान पुलिस डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है कि एक सिक्योरिटी फील होती है राजस्थान में उनकी टूरिस्ट के लिए, डोमेस्टिक टूरिस्ट के लिए, लोकल टूरिस्ट के लिए, विमेन के लिए, जो बहुत बड़ी बात है, जो बार बार अपने टूरिस्ट बार बार आते हैं और कंटिन्यू करते हैं लोगों को और बताना कि राजस्थान इज अ सेफ स्टेट टू ट्रैवल टू। जी बिल्कुल लखावत जी, राजस्थान 76वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस बार जितना मुझे याद है, इस बार ऐसा हुआ है कि 7 दिन तक ये राजस्थान स्थापना उत्सव जो है वो मनाया जा रहा है और हर दिन कोई ना कोई नई थीम है। जैसा कि सबसे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने बाड़मेर से राजस्थान दिवस की जब शुरुआत करी तो नारी तू नारायणी इसी थीम के साथ में करी, नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए। तो ये जो नवाचार किया जा रहा है उसको आप किस तरीके से देखते हैं और किस तरीके से इस बार का राजस्थान जो दिवस है वो इतने सालों के राजस्थान दिवस से अलग है? देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने एक राज्य की जनता और देश की जनता का जो मन का भाव है और जो राजस्थान की जो विशेषता है, राजस्थान की कर्मभूमि है, इसमें भक्ति है, शक्ति है और इन सब में योगदान नारी का भी महत्वपूर्ण है। तो मुख्यमंत्री जी ने केवल मात्र इतनी बात कही नहीं है, बल्कि हमको निर्देश दिया है कि तरनोट माता का एक भव्य डेस्टिनेशन बनाया जाए। तरनोट माता, जिसने पाकिस्तान ने जब यहाँ पर हमला किया और बम गिरे, उनमें से एक भी हमारे यहाँ ब्लास्ट नहीं हुआ। आप कल्पना कर सकते हैं ऐसा होगा क्या? तो इस बार उन्होंने हमको कहा है, अभी आदेश दिया है कि आप जाइए तरनोट को विकसित करने का काम करो, चालक नेची को विकसित करने का काम करो, करणी माता के ऊपर काम करने के लिए हमको बोला गया। और हमारा ये कहना है कि हम कानड़देव पे काम करने के लिए हमको बोला गया। अरे वो तो छोड़िए साहब, 1857 में जिन्होंने अंग्रेजों का मुकाबला किया स्वतंत्र आंदोलन के अंदर, अहुआ वहां पर विकसित हुआ और अब यह तय हुआ कि राजस्थान के जिन गांवों ने 1857 के स्वतंत्र आंदोलन में योगदान दिया उसको हम स्वतंत्र गांव के सम्मानित भी करेंगे और वहां स्मारक भी बनाएंगे। ये देशभक्ति का भाव, ये जज्बा और ये खड़ा करने का काम हमारी सरकार ने किया है और माननीय भजनलाल जी इस दृष्टि से बहुत ही अग्रणी पंक्ति में आकर के खड़े हैं।
यहाँ समाज के हर वर्ग के जो श्रद्धा के और आस्था के केंद्र हैं उनको विकसित करने का काम प्रारंभ करने के लिए उन्होंने कहा है। मैं निश्चित रूप से आपसे कह सकता हूं कोई ऐसा समाज का वर्ग नहीं होगा जिसके आस्था केंद्र को विकसित नहीं करें। जी बिल्कुल, समाज के हर केंद्र के जो आस्था है, श्रद्धा है, विश्वास है, उसका पूरा ध्यान रखकर राजस्थान सरकार काम कर रही है। संदीप जी, इस बार का जो राजस्थान दिवस मनाया जा रहा है 25 से 31 मार्च तक जो मनाया गया, हर दिन एक नए थीम के साथ मेरा 25 तारीख को किसान कल्याण महोत्सव के रूप में, 26 तारीख को अंत्योदय कल्याण समारोह के रूप में और 27 तारीख को विकास सुशासन उत्सव के रूप में मनाया गया, जिसमें 10,000 करोड़ से अधिक के जो विकास कार्य है उनका शिलान्यास किया गया। तो इस तरह के जो 7 दिन तक चला है ये कार्यक्रम, उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बिल्कुल क्लियर है, गवर्नमेंट ने हर सेक्टर पर फोकस किया है। जी, जैसे किसानों की बात करें तो उन्होंने पूरा एक दिन डेडिकेट करा किसानों के लिए। सुशासन की बात करेंगे, गवर्नेंस की बात है तो उसके लिए एक दिन डेडिकेट किया। यानी गवर्नमेंट ने अपना होमवर्क करके चिन्हित किया चीजों को और चिन्हित करने के बाद उन पर काम किया एक एक दिन, मतलब सिर्फ करके। स्थापना दिवस का उत्सव मनाना लक्ष्य नहीं, उसके साथ साथ जो राजस्थान के जो पिलर है उनके लिए कुछ काम किया। बिल्कुल निश्चित तौर पर आप सही कह रहे हैं कि जो सेक्टर चुन करके उन पिलर्स पे हैं, उन पिलर्स पर को फोकस किया और उनके लिए काम किया। और राजस्थान के जो गांव हैं, आज आप देखेंगे, जब अपन बार बार बात कर रहे हैं गवर्नेंस की, डेवलपमेंट की, तो आप देखेंगे लगभग सारे गांवों में सड़कें बन चुकी है अटल योजना के चलते। बहुत सारी गांवों में अब लगभग बिजली की समस्या खत्म हो चुकी है। सोलर जो पैनल्स हैं उनके कारण बिजली की समस्या खत्म हुई है। तो निश्चित तौर पर जो राजस्थान को आप बात कर रहे हैं, 7 दिन नहीं है, ये उत्सव लगातार चलेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि राजस्थान अब इतनी, जिसे राजस्थान को बीमारू राज्य कहा जाता था, जिस राज्य को ये कहा जाता था कि यार राजस्थान की कल्पना मतलब क्या होगा, जयपुर चलेंगे तो मिट्टी के टीले मिलेंगे, ऐसा कल्पना की जाती थी 15-20 साल पहले। लेकिन आज जब राजस्थान को आप देखते हैं तो बिल्कुल अलग राजस्थान है। लोग जैसलमेर जाते हैं तो आश्चर्य करते हैं कि वहाँ टीले अपनी जगह मौजूद हैं, दोहरे अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन फर्स्ट क्लास सड़कें हैं वहाँ आप किले तक जाइए, जो जैसे सोनार किला सत्यजीत रे ने फिल्म बनाया, उसके बाद उसका नाम ही सोनार किला हो गया। तो वहां तक आप जाइए, आपको आराम से सड़कें मिलेंगी, आपको हर तरीके की चीजें मिलेंगी। तो ये लगातार जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछ रहा है, सड़कें लगातार बन रही है। एक तरफ विरासत का काम हो रहा है, दूसरी तरफ विकास का काम हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत काम हो रहा है राजस्थान के अंदर और लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार। 350 बिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा गया है, तो उसको किस तरीके से देखते हैं? कब तक ये सपना पूरा होने की उम्मीद लगती है आपको? देखिए, ऐसे सच अभी भी कह देना कि ये कब तक पूरा हो जाएगा, ये तो इनका पूरा अपना होमवर्क तय करेगा। लेकिन एक ड्रीम अच्छा है, और जब हम बड़ा ड्रीम करते हैं ना तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ अच्छे रिजल्ट्स भी आते हैं। सपने देखना उतनी ही बड़ी बात है जितनी कि सपने पूरे करना। सपने देखेंगे तभी सपने पूरे होंगे। देखेंगे तो सफल कैसे? सफल कैसे? देखने ही चाहिए। जी, लखावत जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में लाना है। उसके लिए बहुत जरूरी है राज्यों का विकसित होना। तो राजस्थान को 2047 तक विकसित बनाने में किन क्षेत्रों की विशेष भूमिका रह सकती है? देखिए, मेरा ये कहना है कि विज्ञान की दृष्टि से हमारा जो कुल मिलाकर के जो अन्न उपजाने के लिए जो क्षेत्र है उसको बहुत तेजी से विस्तार हो रहा है और उसको विकसित करने के लिए आवश्यक है कि हमारे यहाँ सिंचाई के साधन हो। तो इस बार ERCP के द्वारा और बाकी अन्य नदियों को जोड़ने के नाते और पानी की उपलब्धता कराने के नाते अधिक से अधिक हमारा सिंचाई का क्षेत्र बढ़े, हमारे यहाँ उत्पादन बढ़े, ताकि हमारे यहाँ समृद्धि आ सके, उस पर काम हो रहा है। बिजली की दृष्टि से बिजली उपजाने के लिए और सौर ऊर्जा के नाते तो हम दुनिया में 1 नंबर पर आने वाले हैं। तो बिजली ठीक समय पर उपलब्ध हो जाए, मंडियां ठीक से हमारे यहां पर विकसित हो जाए, आवागमन के साधन और नेटवर्क बहुत तेजी से बढ़ जाए, यह है जो किसानों की माली हालत को सुधारने के लिए काम करने का काम होगा। और मैं ये कहता हूं, जब उत्पादन होगा और उत्पादन होगा तो आदमी की समृद्धि होगी। उस नाते राजस्थान 1 और 2 नंबर पर आना चाहता हूं। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, वो ये है कि कुल मिलाकर हम यहां पर क्या, जिन लोगों ने आकर हमारे को बसाया, जिन लोगों ने आकर हमारे क्षेत्र को विकसित किया, मारवाड़ को राव सिंहा ने आकर के और बसाने का काम किया, पर राव सिंहा को भूल क्यों गए? राव सिंहा का स्मारक बनाने का काम हम 2-4 दिन के अंदर प्रारंभ करने वाले, सेतरवा में जो आए थे। बीकाजी को भूल गए। बीकानेर का नाम जिस बीकाजी के कारण हुआ, हम उसके स्मारक का काम आने वाले 1 महीने में प्रारंभ करने के लिए जा रहे हैं। तो हम इतना नहीं करना चाहते। मैं आपसे एक बात कहता हूं कि कुल मिलाकर जिस भक्ति के कारण लोग बागे आते हैं, हमारा चाहे नाथद्वारा हो,
चाहे हमारा देशनों का करणी माता हो, चाहे यहाँ गोविंद देव जी का विषय हो, जी। चाहे हमारा तेमड़ा राय हो, चाहे हमारा तरनोट हो, और चाहे हमारे और राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में जो हमारे तीर्थ स्थल हैं उनको विकसित करना, खाटू श्याम जी का विषय हो, और हमारे यहाँ मेहंदीपुर बालाजी का विषय हो, वहाँ यात्रियों को सुविधा उपलब्ध कराना, आवागमन के सुगम करना, उसमें सुरक्षा का भाव जागृत करना। इस दृष्टि में भी राजस्थान सांस्कृतिक दृष्टि से, भक्ति की दृष्टि से और जीवन के उच्चीकृत करने के नाते राजस्थान सरकार बिल्कुल सक्रियता से लगी हुई काफी है। अच्छे प्रयास कर रही है, और मेरा आपकी ये जो प्रयास है वो आपकी जो मेहनत है वो काफी रंग ला रही है। मुद्रिका जी कहते हैं कि कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बदले पानी। राजस्थान विविधताओं से इतना भरा हुआ है, इतने विविध रंग हैं यहाँ पर कि जो इंद्रधनुष के जो रंग है वो फीके पड़ जाते हैं, चाहे लोक गायकी हो, लोक नृत्य हो, जो राजस्थान को एक विशिष्ट पहचान देते हैं। पर्यटक भी आते हैं तो सबसे पहला रुझान उनका यही रहता है कि राजस्थान की जो विविध रंग है उनको देखा जाए। जी सही बात कह रहे हैं आप। हर रंग में राजस्थान के एक उत्सव है, हर डाइवर्सिटी ही जो है राजस्थान की इतनी यूनिक है। आपको यहाँ पर मॉडर्न वर्ल्ड ट्रेड पार्क भी दिखेगा, जबकि आपको ऐना धौरे भी दिखेंगे, जबकि आपको फोर्ट्स भी दिखेंगे। तो ये जो डाइवर्सिटी ही है जो हर एक क्षेत्र के लोगों को, भले ही वो यूथ हो, भले ही वो इंटरनेशनल टूरिज्म हो, या फिर विमेन हो या चिल्ड्रन हो, हर जगह हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ हर जगह राजस्थान के लिए टूरिस्ट के लिए है। और यही डाइवर्सिटी की वजह से हर साल पे साल टूरिस्ट बढ़ता जा रहा है हमारी स्टेट के लिए। और ये बहुत अच्छी बात है कि हम राजस्थान डे इतनी जोर शोर से सेलिब्रेट कर रहे हैं। हर सेक्टर में हर लोगों से कनेक्ट कर पा रहे हैं, ग्रास रूट लेवल तक कनेक्ट कर पा रहे हैं। बट मैं ये भी कहना चाहूंगी कि राजस्थान एक ऐसा देश है जो फेस्टिवल्स हर दूसरे दिन सेलिब्रेट करता है विकास जी, और यही सेलिब्रेशन सिर्फ एक राजस्थान डे पे नहीं, मेरे को लगता है कि 365 दिन जो है राजस्थान के वो एक सेलिब्रेशन है और राजस्थान डे हर मनाया दिन जाता यहाँ है। पर कोई ना कोई उत्सव होता है, जो बड़े गर्व की बात है। लखावत जी, 2 प्रश्न युवाओं की तरफ से हैं, उनका कहना था कि आप जरूर पूछिएगा। पहला प्रश्न, राजस्थान की जो राजस्थानी भाषा को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे अनुसूची 8 में शामिल करने के लिए, वो कब रंग लाएंगे? और दूसरा प्रश्न, राजस्थान में जितने भी कंपटीशन के एग्जाम होते हैं उसमें जो राजस्थान कला, संस्कृति, इतिहास है उसको ज़्यादा से ज़्यादा वेटेज दिया जाए, ताकि राजस्थान में जो तैयारी कर रहे हैं अभ्यर्थी उनको उसका लाभ मिले, और दूसरा वो अपनी संस्कृति से जुड़ पाए। देखिए, राजस्थान सरकार ने एक प्रयास शुरू किया है जी, और वो ये किया है कि हमारी जो यहाँ की बोली है, हमारी मातृभाषा है, राजस्थानी है। देखिए, ये इसको कोई इनकार नहीं कर सकता कि राजस्थानी में जितना वीरता का, शुद्धता का, हमारे यहाँ संस्कार देने वाला साहित्य लिखा गया और प्राचीनतम है। मैं कहता हूँ पृथ्वीराज रासो से लेकर के, और अगर हम आज तक का अध्ययन करें तो वो हमारे लिए संस्कार का बड़ा केंद्र रहा है। तो राजस्थानी भाषा को केंद्र सरकार ने एक नई बात कही, जिसमें राजस्थान सरकार बहुत सक्रियता से काम कर रही है। हमारे यहाँ बच्चे को प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दी जाएगी। जी, नई शिक्षा नीति। जब मातृ शिक्षा नीति के तहत मातृभाषा में बात करने लगेंगे, उनके समझ में आया कि बच्चे को अगर पढ़ाना है तो उसको मातृभाषा में पढ़ाएंगे तो वो सरलता से उसको ग्रहण कर सकेगा। राजस्थान सरकार ने उसके लिए पाठ्यक्रम भी बना दिया है, उसको पढ़ाने का काम भी करते हैं। अभी राजस्थानी की दृष्टि से कार्यक्रम सुबह विजयदान जी देखा कि स्मृति के अंदर 3 दिवसीय कार्यक्रम हुआ। राजस्थान के करीबन 15-16 वो जो लेखक हैं, साहित्यकार हैं, उनके जीवन पर प्रकाश डाला। साहित्यकार आए, इतिहासकार के लोग आने लगे। मैं ये कह सकता हूं कि राजस्थानी भाषा समृद्ध हो, राजस्थानी भाषा के महापुरुषों पे काम हो, राजस्थान के इतिहासकार और कवियों पे काम हो। इस दिशा में सरकार बहुत ही संवेदनशील है और इस दिशा के अंदर काम कर रही है। लेकिन सर, दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राजस्थान में जो एग्जाम होते हैं उसमें राजस्थान की कला, संस्कृति और भी कई तरह के जो राजस्थान के जो क्षेत्र है उनसे संबंधित ज्यादा से ज्यादा प्रश्न पूछे जाए तो राजस्थान के जो अभ्यर्थी हैं उनको फायदा मिल सकता है। मेरा एक निवेदन है कि सरकार कोई लोक सेवा आयोग को निर्देश तो नहीं दे सकती, परंतु हम ये निश्चित रूप से कर सकें, ये अपेक्षा की जाती है क्योंकि हर राज्य में राजस्थान की जो भी नौकरियों के चयन करने वाले निकाय बने हुए हैं, चाहे राजस्थान लोक सेवा आयोग हो, चाहे सबऑर्डिनेट सर्विस बोर्ड हो, चाहे और संस्थाएं हों, उनको राजस्थानी भाषा, राजस्थान के साहित्य, यहाँ के इतिहास, यहाँ की बोली और इस सब के बारे में निश्चित रूप से उनको प्राथमिकता के द्वारा उसको प्रोत्साहन मिलना चाहिए। अधिक से अधिक सवाल पूछे जाने चाहिए। एक तो इसकी बात इतनी हुई, और आप कल्पना कर सकते हो कि राजस्थानी का जो शब्दकोश है पद्मश्री सीताराम लालस का संपादित किया हुआ, वो ऑनलाइन हो गया है। अब सारी दुनिया में उस शब्दकोश का उपयोग किया जा सकता है।
और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि राजस्थानी का भविष्य बहुत उज्जवल है। जी। सरकार भी संवेदनशील है, जी। केंद्र सरकार भी ये चाहती है और हम सब भी चाहते जी बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया। राजस्थान का और हर राजस्थानी का भविष्य बहुत उज्जवल है, हम सभी ये उम्मीद करते हैं। आप तीनों इस प्रोग्राम में पधारे और कार्यक्रम में इतनी सरलता के साथ, सहजता के साथ आपने अपने विचार रखे, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि खुशियों की जमीन हो, कामयाबी का आसमान हो और हमारे राजस्थान का हर तरफ नाम हो। डीडी न्यूज राजस्थान के इस विशेष कार्यक्रम में राजस्थान दिवस की एक बार फिर से शुभकामनाओं के साथ आज की इस प्रोग्राम का हम यहीं पर समापन करते हैं। आप देखते रहिए आपका अपना चैनल डीडी न्यूज राजस्थान। नमस्कार।